आज हम इस वीडियो के अंदर आईबीएस की स्ट्रैटेजी और अप्रोच डिस्कस करने वाले हैं कि आपको आईबीएस को कैसे पढ़ना है, क्या-क्या मटेरियल आपको एग्जाम में कैरी करना है और उस मटेरियल को आपको एग्जाम में यूज़ कैसे करना है। साथ ही साथ हम इसमें ट्रेंड भी देखेंगे कि आईबीएस में इंस्टीट्यूट कौन से सब्जेक्ट फ्रीक्वेंटली पूछता है, कौन-कौन से टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है और कौन किस तरह के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट आईबीएस के पेपर में पूछ रहा है। क्या वो नए क्वेश्चंस हैं या फिर वो रिपीटेटिव हैं और अगर रिपीटेटिव है तो वो कहाँ से रिपीट हुए हैं। तो ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे और आप चाहें तो ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो बच्चों का बहुत डाउट्स आ रहे थे वो थे कॉम्पिलेशन के रिलेटेड कि जो मैंने लास्ट मंथ कॉम्पिलेशन इश्यू किया है आईबीएस का केस स्टडी से रिलेटेड वो अमेंडेड है कि नहीं है। तो मैंने अभी इस पूरे कॉम्पिलेशन को अमेंड कर दिया है और इस कॉम्पिलेशन को मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड भी कर दिया है। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं और इसको चेक कर सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों का कि इसको यूज़ कैसे करना है, तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, तो उसको आप रेफर कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि इसके क्या बेनिफिट है और इसको आपको एग्जाम में कैसे यूज़ करना है। तो वापस हम आते हैं हमारी स्ट्रैटेजी और ट्रेंड पे। और उससे पहले एक और जो बच्चों का क्वेश्चन आ रहा था कि अतुल सर ने भी उनका क्वेश्चन कॉम्पिलेशन और इंडेक्स इशू कर दिया है, तो कौन सा कॉम्पिलेशन और इंडेक्स ज़्यादा अच्छा है या कौन सा हमें एग्जाम के लिए रेफर करना है। तो मैंने भी उनका कॉम्पिलेशन और इंडेक्स स्टडी करने का कोशिश किया, तो मेरे कुछ ऑब्जर्वेशन है जो आप भी देख सकते हैं। तो अतुल सर का कॉम्पिलेशन और इंडेक्स भी एग्जाम के लिए सही है और उनका इंडेक्स भी ए टू जेड ऑर्डर में सॉर्टेड है, जिससे आप ढूंढ सके कि कौन सी केस स्टडी रिपीट हुई है कि नहीं हुए। बट कुछ-कुछ केस स्टडीज़ है जो अतुल सर के कॉम्पिलेशन में नहीं है और मैंने ट्राई किया है कि उनको अपने कॉम्पिलेशन में इंक्लूड किया जाए। तो जैसे कुछ सजेस्टेड आंसर्स है मई 18 के, नवंबर 18 के, मई 19 के और कुछ मॉक टेस्ट पेपर्स है और कुछ जर्नल्स है। तो ये जो कॉम्पिलेशंस और या ये जो केस स्टडीज़ है अतुल सर के इंडेक्स में और उनके कॉम्पिलेशन में कवर नहीं है और इसको हमने हमारे कॉम्पिलेशन और इंडेक्स में कवर करने का ट्राई किया है। तो अगर आप उनका कॉम्पिलेशन भी यूज़ कर रहे हो तो आप चाहो तो इनका अलग से प्रिंट लेके जा सकते हो, ताकि अगर इनमें से कोई केस रिपीट होती है आपके एग्जाम में तो आप इजीली उसको यहाँ से कॉपी करके आप वहाँ पर आंसर कर सको। तो ये रहा बच्चों का सेकंड आंसर कि कौन सा कॉम्पिलेशन उनको एग्जाम में ले जाना है। तो जो भी कॉम्पिलेशन उनके पास है या जो भी उन्होंने प्रिंट लिया है उसको वो ले जा सकते हैं। उनको कुछ चेंजेस करने की जरूरत है तो वो इस पीडीएफ को देख के उस कॉम्पिलेशन में चेंज कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं हमारी स्ट्रेटेजी के वीडियो पर और इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ट्रेंड एनालिसिस। तो यहाँ पर मैंने ट्रेंड एनालिसिस दिया है ओल्ड कोर्स के पेपर 6 ऐप का। तो जो ओल्ड कोर्स चल रहा था इंस्टीट्यूट का उसमें उनका पेपर 6 ऐप था मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी, जो कि सेम है हमारे आईबीएस के पेपर से। तो दोनों का सिलेबस अगर आप चेक करोगे वेबसाइट पे तो दोनों का सिलेबस सेम है और दोनों में जो पेपर पैटर्न है वो भी पूरा का पूरा सेम है। तो इसीलिए अगर आप उसका ट्रेंड एनालिसिस देखोगे कि नवंबर 19 से लेके नवंबर 23 तक कितने मार्क्स का इंस्टीट्यूट ने कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा है, तो वो आपको यहाँ पर वेटेज मिल जाएगा। और यहाँ पर मैंने उसका परसेंट भी दिया है कि कौन सा सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहा है एवरेज ऑन एन एग्जाम। तो इस ट्रेंड एनालिसिस के बेसिस पे मेरा जो कंक्लूजन वो है कि इंस्टीट्यूट इसके अंदर एएफएम और एससीएमपी का वेटेज बहुत कम रखता है, जो कि 6% और 5% है। तो अगर मेरे एग्जाम्स मई 24 में होते हैं और क्योंकि एससीएमपी अब मेरे कोर्स का या ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का पार्ट नहीं रहा है, इसके लिए इंस्टीट्यूट ने एक सेल्फ पेस मॉड्यूल कर दिया है और उसका एग्जाम अलग से होगा। तो जो मोस्टली मई 24 के स्टूडेंट्स उन्होंने एससीएमपी नहीं पढ़ा है और उसका अगर आप वेटेज देखो तो वो भी बहुत 5% या बहुत नेग्लिजिबल ही है। तो अगर मेरे एग्जाम मई 24 में होती और मैंने अगर एससीएमपी नहीं पढ़ा होता तो मैं उसको अब नहीं पढ़ता और उसको मैं छोड़ देता अपने एग्जाम के लिए। मैं जो बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं जिनका वेटेज ज़्यादा है, जैसे एफआर हो गया, लॉ हो गया, डीटी हो गया, ऑडिट हो गया, तो इन पे मैं ज़्यादा फोकस करता अपने आईबीएस के पेपर के लिए। नेक्स्ट चीज़ जो वो है लॉ के रिलेटेड। तो अगर आप लॉ का वेटेज यहाँ देखोगे तो लगभग 20% है लॉ का वेटेज। और यही वेटेज अगर आप देखोगे जो इंस्टीट्यूट ने सैंपल केस स्टडी इशू करी है तो वहां पर भी लॉ का वेटेज लगभग 26% है। तो इंस्टीट्यूट लॉ का वेटेज बहुत अच्छा ले रहा है आईबीएस के एग्जाम के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप आईबीएस के एग्जाम में एटलीस्ट जो कंपनी लॉ है और फैमा है इस तरह के चैप्टर ढंग से पढ़ के जाए। और आपको कुछ भी याद नहीं करना है लॉ के लिए, आपको केवल इतना समझना है कि कौन कौन से प्रोविजन आपके एक्ट में है और उनका एप्लीकेशन क्या है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप रिवीजन वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पर और लॉ को फटाफट से एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि लॉ में क्या क्या चीज़ें है, ताकि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आप समझ सको कि इस पर कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा और कौन सा प्रोविजन इस पर एप्लीकेबल होगा। तो उतना ही आपको लॉ को पढ़ना है, ना ही आपको कुछ याद करना है, क्योंकि आपके पास ओपन बुक एग्जाम में सारा मटेरियल आपके हाथों में रहेगा। और बाकी भी सब्जेक्ट का मैंने यहाँ पर कुछ वेटेज दे रखा है, ट्रेंड दे रखा है कि वो कितना आईसीआई फ्रीक्वेंटली पूछता है।
आप इस पीडीएफ को चेक कर सकते हो और आपके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितना वेटेज देना है आपके एग्जाम के लिए। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर ये भी दिया कि कौन कौन से टॉप 10 टॉपिक्स है जो इंस्टीट्यूट ने पूछे हैं इन लास्ट 10 अटेम्प्ट में। तो आप देख सकते हो कि कंपनी एक्ट का बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है यहाँ पर। और उसके बाद जो वेटेज रहता है वो रहता है थ्योरी चैप्टर्स का, जैसे अपील एंड असेसमेंट हो गया डायरेक्ट टैक्स से, पीजीबीपी का क्वेश्चन हो गया जो हर अटेम्प्ट में लगभग आता ही रहता है, फिर फैमा हो गया, स्केड्यूल 3 हो गया और फिर कुछ इंडेस है। तो इन सबको भी आप प्रायोरिटी में पढ़ सकते हो क्योंकि इनका वेटेज भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पर 10 एनालिसिस दिया है वो दिया है सैंपल केस स्टडीज का। तो आईबीएस के अंदर इंस्टीट्यूट ने कुछ 15 केस स्टडीज इशू करी है। उसके बाद उन्होंने एक आरटीपी इशू किया है, फिर जर्नल इशू किया है और अब उन्होंने मॉक टेस्ट पेपर भी इशू करने चालू कर दिए हैं। तो उनके बेसिस पे जो 15 सैंपल केस स्टडी इंस्टीट्यूट ने इशू करी है उसके बेसिस पर अगर आप वेटेज देखोगे तो अगेन यहाँ पर भी लॉ का वेटेज बहुत सिग्निफिकेंट है। देन डीटी और आईडीटी का वेटेज भी बहुत अच्छा है यहाँ पर। और इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पर भी एससीएमपी का वेटेज थोड़ा कम रहा है। और जो फर्स्ट ग्रुप के सब्जेक्ट है हमारे एफआर, ऑडिट और एएफएम, इनका वेटेज भी थोड़ा कम रहा है। तो जो बच्चे केवल और केवल सेकंड ग्रुप के लिए प्लान कर रहे हैं, अगर उन्होंने ढंग से डीटी आईटी पढ़ लिया है, साथ में उनके पास टाइम है, तो लॉ भी अगर वो ढंग से कर लेंगे तो उनका मेजर पोर्शन कवर हो जाएगा आईबीएस के लिए और वो प्रिपेयर हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट चीज पे जाते हैं कि आईबीएस की स्ट्रेटेजी और क्या रहनी चाहिए, और जो बच्चों के कॉमन क्वेश्चन है आईपीएस रिलेटेड उनको भी हम इसमें आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो बच्चों का क्वेश्चन है कि उनको एग्जाम में क्या क्या कैरी करके ले जाना है। तो उनको जो भी चीज़ कैरी करनी है उसको मैंने यहाँ पर गूगल ड्राइव पर अपलोड भी कर दिया है, तो आप यहाँ से भी डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। और अब हम चेक करते हैं कि आपको क्या क्या एग्जाम में लेके जाना है। तो पहली जो चीज़ है वो है आपकी केस स्टडी कॉम्पिलेशन। तो केस स्टडी कॉम्पिलेशन क्या है, तो यहाँ पर मैं अगर आपको वापस दिखाऊँ तो ये हमारा केस स्टडी कॉम्पिलेशन है। इसके अंदर हमने इंस्टीट्यूट ने जितनी भी केस स्टडीज आईबीएस के अंदर एंड ओल्ड कोर्स का जो पेपर 6 है, 6F है, उसमें इशू करी है, उसको हमने इसमें कवर किया है। तो आप देखोगे तो यहाँ पर हमने सैंपल केस स्टडीज कवर करी है, फिर हमने यहाँ पर केस स्टडी डाइजेस्ट कवर किया है जो कि ओल्ड कोर्स में था, फिर हमने सजेस्टेड आंसर कवर किए हैं जो कि इंस्टीट्यूट ने ओल्ड कोर्स में पूछे थे, मॉक टेस्ट पेपर न्यू कोर्स के, ओल्ड कोर्स के, और जो केस स्टडीज इंस्टीट्यूट ने जर्नल में इशू करी है। तो आज तक जितनी भी केस स्टडीज इंस्टीट्यूट ने इशू करी है उसको हमने इस कॉम्पिलेशन में कवर किया है। और अगर कभी भी इस केस स्टडीज इन केस स्टडी कॉम्पिलेशन में से एक भी केस स्टडी आपके एग्जाम में आती है तो उसको आप हमारे केस स्टडी इंडेक्स के थ्रू फटाफट से ढूंढ सकते हो। तो इन दोनों को आपको साथ में यूज करना है। आपको इस इंडेक्स, एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है वो आपको रेफर करना रहेगा, उसमें मैंने बताया है कि आपको इस इंडेक्स को कैसे यूज करना है और उसके थ्रू आपको कैसे केस स्टडीज को ढूंढना है कि कौन सी केस स्टडी आपके एग्जाम में रिपीट हुई है। तो नेक्स्ट हमारा केस स्टडी इंडेक्स ही है जो कि आपको यूज करना है इस कॉम्पिलेशन के साथ। और उसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट मटेरियल है वो है एमसीक्यू इंडेक्स। सो एमसीक्यू इंडेक्स भी इसी तरह का इंडेक्स है, कम से कम 20 से 30 पेजेस का इंडेक्स है ये। और इसके अंदर भी अगर आपके एग्जाम में कोई एमसीक्यू रिपीट होता है जो कि हो रहा है पिछले कुछ अटेम्प्ट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग, तो आपको इस एमसीक्यू इंडेक्स के थ्रू हेल्प मिलेगी कि कौन सा एमसीक्यू रिपीट हुआ है और उसका आंसर क्या है। तो इस एमसीक्यू इंडेक्स में आप फटाफट से अपना एमसीक्यू सर्च कर सकते हो और उसका आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट जो चीज़ है कि आपको और क्या लेके जाना है, तो वो आपको ले जाना है आपके सब्जेक्ट के मटेरियल। तो हम एक एक करके सारे सब्जेक्ट का डिस्कस करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा मटेरियल एग्जाम में लेके जाना है और क्या लेके जाना है। तो पहला जो आपका आता है वो है आता है एफआर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। आपको केवल और केवल क्वेश्चन बैंक ही लेके जाना है। और ऐसा आपको क्यों करना है, क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अगर आप स्टडी मटेरियल लेके जाओगे जो इंस्टीट्यूट ने इशू किया है, तो कम से कम 4 मॉड्यूल इंस्टीट्यूट ने इशू करे हैं और उन 4 मॉड्यूल को आपको लेकर जाना, जो आपका एफर्ट लगेगा उनको लेके जाने में, उनको मैनेज करने में, वो वर्थ इट नहीं है। तो आप केवल और केवल क्वेश्चन बैंक ही लेके जाइए एफआर का, क्योंकि एफआर के जो क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछ रहा है वो मोस्टली रिपीटेटिव है। अगर वो रिपीटेटिव नहीं है तो जो नए क्वेश्चन भी बने हैं वो पुराने क्वेश्चन को मॉडिफाई करके या 2 क्वेश्चन को मिक्स करके, कंसेप्ट को मिक्स करके ही बनाए गए हैं। तो एफआर के अंदर आपको नया क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा आईबीएस के अंदर। वो या तो रिपीटेटिव होगा या जो एग्जिस्टिंग क्वेश्चन है उनको थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया जाएगा। हम इसको चेक भी कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पर ट्रेंड दिखाऊं तो यहाँ पर मैंने कुछ एमटीपी का जो लेटेस्ट आईसीए ने इशू किया है मार्च 24 में, फिर सजेस्टेड आंसर जो नवंबर 23 का है, और उसके बाद सजेस्टेड आंसर जो मई 23 का है। तो इनको मैंने यहाँ पर कुछ एनालाइज करने की कोशिश की है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो एमटीपी रिसेंटली रिलीज हुआ है, जैसे यहाँ पर आप केस स्टडी 1 है, केस स्टडी 2 है, केस स्टडी 3 है, 4 है और 5 है। तो केस स्टडी 1 और 2 में आप देखोगे तो उनके जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे एज इट इज हमारे स्टडी मटेरियल से आए हैं। उन्होंने या तो फिगर्स को डबल कर दिया है या फिगर्स को चेंज भी नहीं किया है और केवल नेम चेंज किए हैं। तो आप ये देख सकते हो कि उनका जो क्वेश्चन 1.6 है वो आया है हमारे एएफएम के पेज नंबर 3.40,
टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है जहां पर आपके सारे क्वेश्चंस कवर है, या फिर अगर आपका स्टडी मटेरियल भी है तो आप वहां से फटाफट से क्वेश्चन ढूंढ के इसका आंसर कर सकते हो। तो इसी तरह आप देखोगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन जो केस स्टडी 1 है, पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल से बनाया है और एज इट इज उन्होंने स्टडी मटेरियल से कॉपी किया है। और ये हम बात कर रहे हैं मॉक टेस्ट पेपर के लिए। सेम हमारा जो है वो है केस स्टडी 2 के लिए। केस स्टडी 3 और 4 हमारा रिपीटेटिव था हमारे केस स्टडी डाइजेस्ट में से, जो पेपर 6F में था। और केस स्टडी 5 वो एक न्यू क्वेश्चन था जिसके अंदर इंस्टीट्यूट ने कुछ कंसेप्ट को मिक्स करके नए क्वेश्चन बनाए हैं, बट ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है जो कि स्टडी मटेरियल के बाहर का हो या फिर जो पुराने क्वेश्चन में यूज ना हुआ हो। सिमिलरली आप अगर नवंबर 23 का पेपर देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि 3 केस स्टडी नहीं है, सॉरी 4 केस स्टडी नहीं है, और केस स्टडी 2 के अंदर जो भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है वो भी इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल से ही पूछा है। तो स्टडी मटेरियल में अगर आपको चेक करना है कि वो कहाँ से आया है, तो जो क्वेश्चन नंबर 2.6 है वो हमारे टेस्ट योर नॉलेज के पेज नंबर 2.43 क्वेश्चन 1 से आया है। तो सिमिलरली आप देखोगे तो May 23 का, तो उसमें भी कुछ केस स्टडी नहीं है। यहाँ पर नई का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन एकदम ही नए आए हैं। नए का मतलब ये है कि इंस्टीट्यूट ने उनमें कुछ मॉडिफिकेशन किया है या 2 क्वेश्चंस को मर्ज किया है, या फिर उन्होंने कुछ स्मॉल चेंजेस करके उसको एक नया क्वेश्चन बना दिया है। और आपको अगर एज इट इज क्वेश्चन देखने हैं तो वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पर केस स्टडी 4 का 4.7, जो कि एज इट इज FR से आया है, टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 14। और सेम आप देखोगे केस स्टडी 1 May 23 का, तो वो भी FR की बुक से आया है। तो वापस हम लोग हमारी स्ट्रेटेजी पे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको जब स्टडी मटेरियल लेके जाना है तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप FR का केवल क्वेश्चन बैंक लेके जाइए। अगर आपके पास किसी भी अच्छी फैकल्टी का क्वेश्चन बैंक है या किसी भी कोचिंग का क्वेश्चन बैंक है तो केवल वो ही लेके जाइए। आपको स्टडी मटेरियल ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टडी मटेरियल बहुत ज़्यादा बल्की हो जाएगा और उसको मैनेज करना एग्जाम में बहुत मुश्किल हो जाएगा। और FR में ऐसा नहीं होगा कि आपके कोई नया क्वेश्चन आता है, आपके जो क्वेश्चन बैंक है उसमें से ही क्वेश्चन आएगा। हो सकता है उसमें कुछ चेंजेस हो, तो आपको वो देखना रहेगा। सेकंड जो आता है आपका AFM, तो उसके लिए आपको क्या कैरी करना है, तो AFM के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है वो है आपका स्टडी मटेरियल, क्योंकि स्टडी मटेरियल AFM का केवल एक सिंगल मॉड्यूल है, प्लस उसमें सारे क्वेश्चंस कवर है, प्लस उसमें थियरी कवर है। और IBS के एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं प्लस थियरी भी आ रही है, तो आपको AFM का सिंपल स्टडी मटेरियल कैरी करना है। अगर आपने किसी से कोचिंग ली है तो अगर आपको उनका कोचिंग मटेरियल भी एफिशिएंट लगता है और छोटे साइज में है और सारे क्वेश्चन कवर है, तो आप वो भी एग्जाम के लिए कैरी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो आता है हमारा ऑडिट। तो ऑडिट के लिए भी अगेन अगर आपके पास कोई अच्छा क्वेश्चन बैंक है तो आपको वही रेफर करना है। और अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है और अगर आप स्टडी मटेरियल ले जाने का सोच रहे हैं तो आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि स्टडी मटेरियल अगेन बहुत ज़्यादा बल्की हो जाएगा। उसमें अगेन 3 से 4 मॉड्यूल है ऑडिट के अंदर। तो बेटर सबसे ऑप्शन यही रहेगा कि आप क्वेश्चन बैंक लेके जाइए, और अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है ऑडिट का तो उसकी 100% गारंटी है कि वो आपके क्वेश्चन बैंक में से ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि इंस्टीट्यूट कोई नया क्वेश्चन बना देगा। जो भी कंसेप्ट या जो भी क्वेश्चन या जो भी चैप्टर कवर हुआ होगा आपके IBS के एग्जाम में, वो ऑडिट के क्वेश्चन बैंक में भी आपको मिल जाएगा। तो आप स्टडी मटेरियल लेके मत जाइए ऑडिट के केस में, आप क्वेश्चन बैंक लेके जाइए। जो भी आपने पहले पढ़ रखा है वही लेके जाइए, ताकि आपको एग्जाम में ढूंढने में ईजी रहे। नेक्स्ट जो रहता है वो है DT और IDT। तो अगेन DT IDT का भी आप अगर आप स्टडी मटेरियल ले जाने का सोच रहे हैं तो उसमें भी 4 मॉड्यूल है, और उन 4 मॉड्यूल को ले जाना एग्जाम के लिए बहुत बल्कि हो जाएगा। और DT IDT के अंदर भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको उसका कंसेप्ट या प्रोविजन उसके क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। तो मोस्टली इसमें हाई चांसेस है कि आपको DT IDT में भी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में मिल जाए, या एटलीस्ट कंसेप्ट तो आपको मिल ही जाएगा। तो आप इसमें केवल क्वेश्चन बैंक ही ले जाने की कोशिश करिए। जो भी आप फैकल्टी का आपने क्लासेस ली है तो उसका केवल क्वेश्चन बैंक ले जाइए, और उसी के बेसिस पे आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उसी में आप सर्च करके आंसर करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट जो है वो है लॉ। तो लॉ के अंदर आप स्टडी मटेरियल लेके जा सकते हैं, या कोई समरी नोट्स भी लेके जा सकते हैं जिस भी फैकल्टी के आपने रिवीजन लेक्चर देखे हैं। तो उसके बेसिस पे आप डिसाइड करें कि लॉ में आपको क्या लेके जाना है। और लॉ के अंदर आप ट्राई करिए कि आपके पास एक इंडेक्स भी हो, जिससे आप फटाफट से प्रोविजन ढूंढ सके और उसके बेसिस पे आंसर लिख सके। तो जो भी आप मटेरियल लेके जा रहे हैं उसका इंडेक्स भी आपके पास होना चाहिए। आप चाहे तो इंस्टीट्यूट का जो सेल्फ पेज मॉड्यूल है वो भी लेके जा सकते हैं, और जो उन्होंने फर्स्ट पेज पे इंडेक्स दिया है उसको आप ढंग से पढ़ के जाइए 3 से 4 बार, ताकि आपको पता रहे कि कौन से पेज पर क्या लिखा हुआ है। और उसके बाद जो SCMP है, तो SCMP मैं अगर May 24 एग्जाम दे रहा होता तो मैं उसको अवॉइड करता, एग्जाम में लेके जाना भी और उसको पढ़ना भी, क्योंकि उसका वेटेज भी कम है। और SCMP मेरे लिए एक नया सब्जेक्ट रहेगा जिसको पढ़ने के लिए मेरे पास टाइम भी नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ एनी मटेरियल में एग्जाम में लेके जाओ जिसको मैंने कभी पढ़ा नहीं है, तो इससे बढ़िया मैं उस मटेरियल को लेके ही नहीं जाऊंगा। और अगर मुझे ऑप्शन मिलेगा एग्जाम में तो ऑप्शनल क्वेश्चन में मैं SCMP का क्वेश्चन छोड़ने की कोशिश करूंगा। तो ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में लेके जानी है, और इनको मैंने गूगल ड्राइव पर अपलोड भी कर दिया है, जहाँ से आप इसको चेक कर प्रिंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कि IBS को पढ़ना कैसे है। तो IBS कोई नया सब्जेक्ट नहीं है जो आपने
5 सब्जेक्ट पहले पढ़े हैं वही आपको पढ़ने हैं, प्लस जो सेल्फ पेस इंस्टीट्यूट ने दिया है लॉ और एससीएमपी उसको आपको ढंग से पढ़ना है। तो इंस्टीट्यूट आपसे यही एक्सपेक्ट करता है कि जो उन्होंने बाकी पेपर दिए हैं उनका आपको नॉलेज है और उसके बेसिस पे आपको ये एग्जाम लिखना है। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर केस स्टडी सॉल्व करनी जो भी इंस्टीट्यूट ने रिलीज करी है। तो इंस्टीट्यूट ने टोटल 15 केस स्टडीज सैंपल रिलीज करी है, प्लस आरटीपी रिलीज करी है, और साथ ही साथ इंस्टीट्यूट ने आपके लिए कुछ मॉक टेस्ट पेपर भी रिलीज करे। तो आपको उनको पढ़ना है और उसको आपको सॉल्व करके चेक करना है कि कैसे आपको उनको एग्जाम में अप्रोच करना है। तो यहाँ पर आप केस स्टडी सॉल्व करिए। सेकंड चीज आपको कवर करनी है वो आपको लॉ कवर करनी है। लॉ आपको अच्छे से कोई यूट्यूब रिवीजन वीडियो से कवर करना है। आपको केवल एक ओवरव्यू लेना है कि कौन कौन से एक्ट आपके इसमें है, कौन कौन से सेक्शन आपके इसमें है और उनका क्या एप्लीकेशन है या उनका क्या यूजेज है। तो वो आपको लॉ में से कवर करना है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो आपको एससीएमटी को छोड़ देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। मे 24 एग्जाम के लिए कुछ क्वेश्चन आता भी तो आप उसको ऑप्शनल में निकालने की कोशिश करिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है कि आप एससीएमटी कवर कर लिए। और अगर आप कर भी लेते हैं तो एग्जाम में 1 महीने के अंदर उसमें से आंसर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो आप एससीएमटी को इग्नोर ही करिए इस अटेम्प्ट के लिए। और जो नेक्स्ट जो चीज़ है कि अगर आप केवल ग्रुप 2 दे रहे हैं और आपने कभी ग्रुप 1 नहीं पढ़ा है, तो आप जो ग्रुप 2 के सब्जेक्ट है डीटी, आईडीटी और लॉ उस पर फोकस करिए। लॉ पर आपको फोकस करना ही करना क्योंकि उसका अच्छा वेटेज है और इंस्टीट्यूट को अपने एग्जाम्स में पूछ भी रहा है। और अगर आपने ग्रुप 1 नहीं पढ़ा है तो अभी ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि वो 1 महीने के अंदर ग्रुप 1 के सब्जेक्ट पढ़ सके या उनको इतना पढ़ सके कि उसको पता चले कि एग्जाम में कौन सा कंसेप्ट लगेगा या कौन सा क्वेश्चन आया है। तो आप केवल और केवल स्टडी मटेरियल लेके जाइए एग्जाम में, उनको चैप्टर के अकॉर्डिंग ढूंढने की कोशिश करिए। और अगर आपको मिल जाता है तो आपकी अच्छी किस्मत है, अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको अपने अकॉर्डिंग ही डीटी, आईडीटी और लॉ के बेसिस पे एग्जाम में आंसर देने पड़ेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चीज़ है वो है हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। तो पेपर में आपको क्या करना है, तो आपको जो फर्स्ट 15 मिनट्स मिलेंगे उसमें आपको हमारा केस स्टडी इंडेक्स यूज़ करना है और आपको ट्राई करना है आइडेंटिफाई करने का कि कौन सा केस स्टडी आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है। और अगर आपको एक केस स्टडी भी मिल जाता है जो आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है हमारे कॉम्पिटिशन में से, तो उसको आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है और उसमें आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपने उसको सेम टू सेम आंसर किया है। आंसर करते टाइम आपको एज इट इज कॉपी नहीं करना होता है, क्योंकि अगर आप एज इट इज कॉपी करोगे तो उसमें आपका बहुत टाइम जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप कीवर्ड कीवर्ड कॉपी करिए। और कीवर्ड्स क्या होते हैं, तो कीवर्ड्स होते हैं हर पैराग्राफ की जो इनिशियल लाइंस होती है उनको आपको एज इट इज लिखना है और बाकी का जो कंटेंट है उसको आप कट शॉर्ट कर सकते हैं, अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं ताकि आपका पेपर जल्दी से जल्दी हो जाए। नेक्स्ट चीज जो आपको चेक करनी है, आपको रीडिंग टाइम में डिसाइड करना है कि जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हो उसके बेसिस पे आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा आपको छोड़ना है। और उसके बाद जो आपको प्रेफरेंस देनी है, अगर कौन से क्वेश्चन आपको डिसाइड करने हैं कि कौन सा अटेम्प्ट करना है और कौन सा आपको छोड़ना है, तो मैंने यहाँ पर आपको एक प्रेफरेंस दी है कि आप कौन सा अटेम्प्ट कर सकते हैं और कौन सा आपको छोड़ना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आईबीएस के पेपर में है कि पेपर आपका बहुत लेंदी रहने वाला है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट आपके सारे आ जाएंगे। उसके बाद आपको उसको सर्च करना है, ढूंढना है अपने मटेरियल में, उसके बाद आपको उसका आंसर भी करना है। तो किसी भी स्टूडेंट के लिए 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। मुझे लगता है एवरेज स्टूडेंट एक 80 से लेके 90 मार्क्स का पेपर ही अटेम्प्ट कर पाएगा। तो आप पहले से ही अपने दिमाग में बना के चलें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है और उसके लिए आप क्या प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर मेरा एग्जाम होता है आईबीएस का तो ये मेरी प्रायोरिटी रहती है कि मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे एएफएम के प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ, क्योंकि एएफएम में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं उसमें टाइम बहुत कम लगता है, प्लस उसमें जो प्रोसेस है और उसमें जो लेंथ ऑफ द आंसर है वो बहुत छोटा होता है। तो आप ट्राई करिए कि आप सबसे पहले एएफएम के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। सेकंड प्रायोरिटी आप दीजिए ऑडिट के थ्योरी क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि ऑडिट के थ्योरी क्वेश्चंस अगेन उनका साइज भी छोटा होता है, तो आप उनको आराम से कॉपी कर सकते हैं। और ऑडिट के अंदर अगर आपने आईसीआई के कीवर्ड्स लिखे हैं आंसर के अंदर तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। तो सेकंड प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए ऑडिट के थ्योरी क्वेश्चन। थर्ड प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए अगेन लॉ, डीटी एंड आईडीटी के थ्योरी क्वेश्चंस। तो आप थ्योरी क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन में आपको टाइम कम लगता है और मार्क्स आपको ज़्यादा मिलते हैं। प्लस सिली मिस्टेक होने के चांसेस थ्योरी क्वेश्चन में जीरो होते हैं, क्योंकि उसमें ना आपको कोई कैलकुलेशन करना है, ना कुछ आपको टोटल करना है, ना आपको कुछ ब्रॉड फॉरवर्ड करना है। तो आप इस प्रायोरिटी में आंसर क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट और सेकंड लास्ट प्रायोरिटी में आपके रहेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। अगर कोई क्वेश्चन रिपीट आ भी जाता है, लेकिन अगर इंस्टीट्यूट ने फिगर्स को डबल कर दिया या फिगर्स को मैनिपुलेट कर दिया तो अगेन आपको सारे फिगर्स कैलकुलेट करने में बहुत टाइम जाएगा। तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जिसमें टाइम जाता है उनको लास्ट में रखिए, और थियरी क्वेश्चन जो कि आपको केवल कॉपी पेस्ट करने हैं और स्कोरिंग भी है तो उनको आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है अपने 15 मिनट्स में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पढ़ते टाइम कि कौन से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और कौन से आपको छोड़ने हैं।
अगर हम लोग डिस्कस करेंगे इसका पैटर्न क्या रहता है, तो आईबीएस का पैटर्न सेम हमारे इलेक्टिव के पैटर्न से रहता है कि आपको 5 केस स्टडी मिलेगी एग्जाम में 25-25 मार्क्स की। उन 5 केस स्टडी में से आपको कोई सी भी 4 केस स्टडी अटेम्प्ट करनी है, और इसके अंदर केस स्टडी 1 मैंडेटरी नहीं होती है, तो आप चाहें जो केस स्टडी आप सिलेक्ट कर सकते हैं उसको आंसर कर सकते हैं। प्लस जो 100 मार्क्स का पेपर रहेगा उसके अंदर 40 मार्क्स के एमसीक्यू रहते हैं और 60 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव रहते हैं। तो ये आपका पेपर पैटर्न रहता है। आप चाहे तो मॉक टेस्ट पेपर चेक कर सकते हैं और आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरह का पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। नेक्स्ट जो चीज़ है कि जो न्यू केस स्टडीज आएगी, तो उसके लिए आपको फर्स्ट रीड द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, देन रीड द रिलेवेंट पार्ट फ्रॉम द केस स्टडी। तो आपको कभी भी पूरा का पूरा केस स्टडी रीड नहीं करना होता है, हमेशा सबसे पहले आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पढ़िए, और फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के बेसिस पे जो रिलेवेंट पार्ट है आपकी केस स्टडी का उतना ही पढ़िए। बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं कि पूरी केस स्टडी पढ़ लेते हैं, उसके बाद वो क्वेश्चंस पे आते हैं, तो उसको वो आपको गलती नहीं करनी है। आपको हमेशा सबसे पहले एमसीक्यू या डिस्क्रिप्टिव पढ़ने हैं और उसी के बेसिस पे आपको केस स्टडी को रीड करना है। और नेक्स्ट जो चीज़ है कि आपको यूज स्टडी मटेरियल इंडेक्स टू फाइंड रिलेवेंट कंसेप्ट। तो आपको अपने स्टडी मटेरियल जो भी आप लेके जा रहे हैं, क्वेश्चन बैंक आप लेके जा रहे हैं, उसके बेसिस पे आपको रिलेवेंट कंसेप्ट ढूंढने की कोशिश करनी है अपने क्वेश्चन बैंक में से, अपने मटेरियल में से। और आप ट्राई करिए, क्योंकि आपका पेपर होने वाला है 4 घंटे का, तो 1 घंटे में आप एक केस स्टडी कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगर आपको 1 घंटा मिलता है केस स्टडी कंप्लीट करने के लिए, तो आप आधे घंटे में आंसर ढूंढिए और आधे घंटे में आप उसका आंसर को लिखने का कोशिश करिए। तो ये आपका अप्रोच रहना चाहिए कि आपको पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। टॉपिक जो हमारे लिए वो है एग्जाम टिप्स। तो आपके लिए कुछ एग्जाम टिप्स जिससे आप फटाफट से अपना पेपर कंप्लीट कर सके और पूरा का पूरा 100 मार्क्स का अटेम्प्ट कर सके। तो सबसे पहले जो टिप है आपके लिए वो है कि आप प्रॉपर स्पेस चाहिए अपने आंसर शीट के अंदर, ताकि आपके आंसर पढ़ने वाले के लिए बहुत सिंपल रहे। और साथ ही साथ अगर आपको बाद में कुछ चेंज करना है तो आप फटाफट से उसमें चेंज कर सके जो आपने स्पेस छोड़ा है। अगर आप स्पेस छोड़ोगे ही नहीं तो आपको पूरा आंसर कट करके वापस नए पेज पे स्टार्ट करना पड़ेगा, अगर आपको कुछ माइनर सा भी चेंज करना रहेगा तो। सेकंड थिंग जो है कि आप आंसर आईसीआई फॉर्मेट में लिखिए, क्योंकि अगर आप आईसीआई फॉर्मेट में लिखेंगे तो चेक करने वाले के लिए भी ईजी रहेगा और आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांस रहेंगे। फिर जो भी आप कीवर्ड लिखते हैं या फिर आप इम्पोर्टेंट अमाउंट लिखते हैं उसको आप सर्कल करिए। उसके अलावा जो आपका पेपर रहेगा वो लेंदी रहेगा, क्योंकि आपको आंसर सर्च भी करने हैं, आपको आंसर लिखने भी हैं, और आपको पूरा का पूरा 4 केस स्टडीज अटेम्प्ट करना है आपके 4 घंटे के अंदर। तो पेपर आपका डेफिनेटली बहुत लेंदी रहने वाला है। तो आप चाहे तो एक मॉक टेस्ट पेपर देके डिसाइड कर सकते हैं कि आपका स्पीड क्या रहता है और आपका कितना पेपर अटेम्प्ट हो पा रहा है। तो ये आप ध्यान रखिए एग्जाम से पहले। और वाइल राइटिंग द आंसर आप हमेशा ध्यान रखिए कि कितने मार्क्स का वो क्वेश्चन है। अगर कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो आपको ऐसा नहीं करना है कि उसके लिए आप 5 पेज लिख रहे हैं, तो आपको उतना 5 मार्क्स का जितना रिलेवेंट कंटेंट है उतना ही आपको एग्जाम में लिखना है। और उसी की तरह और भी बहुत सारी जनरल टिप्स है जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं इस पीडीएफ के थ्रू, और आप समझ सकते हैं कि आपको क्या क्या एग्जाम में करना है और क्या क्या आपको एग्जाम में नहीं करना है। अब हम मूव करते हैं कि क्या क्या बच्चों के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है या कॉमन क्वेश्चन है जहाँ बच्चों को डाउट है। तो पहला है बच्चों का कि जो इंटीग्रेटेड बिजनेस सोल्यूशन नया पेपर है, क्या वो सेम है हमारे मल्टीडिसिप्लिनरी से। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो आईसीआई ने सिलेबस पब्लिश किया है कि दोनों का जो सिलेबस है वो एग्जैक्टली सेम टू सेम है, और दोनों के अंदर जो आईसीआई केस स्टडी पूछ रहा है वो भी सिमिलर पैटर्न पर ही पूछ रहा है। नेक्स्ट जो वो है कि पेपर पैटर्न और टाइमिंग क्या रहेगा। तो अब जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि पेपर पैटर्न 5 केस स्टडी रहेगा जो आपको 4 घंटे में सॉल्व करनी है, और बाकी की डिटेल भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उसके अलावा कि आपको कौन सा कॉम्पिटिशन यूज़ करना चाहिए अतुल अग्रवाल सर का कि हमारा, तो वो भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि दोनों ही इंडेक्स और कॉम्पिटिशन बढ़िया है। आपको अगर अतुल सर का कॉम्पिटिशन यूज़ करना है तो आप कुछ केस स्टडीज एडिशनल है जिनका आप प्रिंट निकाल सकते हैं और उनको आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मैंने 15 जो सैम्पल केस स्टडी इंस्टीट्यूट ने रिलीज करी उसका एनालिसिस दिया है कि कौन सी केस स्टडी इंस्टीट्यूट ने कहाँ से फ्रेम करी है और कौन सी न्यू केस स्टडी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि केस स्टडी 1, 2 और 3 जो न्यू केस स्टडी है, और बाकी की जो केस स्टडी है वो आई है हमारी केस स्टडी डाइजेस्ट में से, या फिर वो आई है हमारे May 23 के सजेस्टेड आंसर से। तो ये हमारा एनालिसिस है सैम्पल केस स्टडीज का भी। और यहाँ पर आप हमारी स्ट्रेटेजी देख सकते हैं कि आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, और वी आल्सो हैव दिस 10 एनालिसिस फॉर योर गाइडेंस। तो ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड कर सकते हैं और आप खुद अपना एनालिसिस कर सकते हैं इस पीडीएफ के बेसिस पे। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर आईबीएस। अगर आपका और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए और मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा।